वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप लोगों को विदित है कि प्रतिदिन हम लोग जो हैं आपको करंट अफेयर की एक नई वीडियो दे रहे हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करें। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपकी वीडियो नहीं जाएगी, आपके साथ कॉपी को एक दिन में आप लोग क्या कर सकोगे, अच्छे से समझ सकोगे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तब किसी भी वीडियो को आप जो है बहुत जल्दी नहीं सीख पाओगे, समझ पाओगे। आपको क्या करना है, कॉपी में एक एक क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक। और वीडियो को आराम, स्पीड बढ़ा के नहीं देखना, आराम आराम से एक एक सवाल को अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या करना है आज, पहले तो वीडियो को लाइक करना है और फिर शेयर करना है। और उसके बाद में अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो आप उस पर अच्छा कमेंट करो, और अगर लग रहा है कुछ कमियां है तो कमी वाला कमेंट करो, ताकि हम लोग उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। तो आइए, आज का पहला सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, यस डियर स्टूडेंट, कहता है विश्व दर्शन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व दर्शन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ज़्यादा बात नहीं है, विश्व दर्शन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो कहता है नवंबर माह के पहले गुरुवार को, नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को, नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को, नवंबर माह के कौन से गुरुवार को, पहले शुक्रवार को, ऐसा इसने लिख दिया। तो मुद्दा ये है कि भैया नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दर्शन दिवस। अब ये जो विश्व दर्शन दिवस है, क्या क्यों मनाया जाता है? इस दिवस पे जो है दार्शनिकों को सम्मानित किया जाता है। किसको? दार्शनिकों को सम्मानित किया जाता है जिसने विश्व उत्थान के लिए, संपूर्ण विश्व के उत्थान के लिए कुछ काम किए हैं और स्वतंत्र विचार दिए अपने हर चीज़ के विषय में, उनको क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। अब बात आती है कि ये मनाया किसके द्वारा जाता है। सवाल ये नहीं है कि विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है, सवाल ये है कि मनाया किसके द्वारा जाता है। तो ये मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है। अब हम लोग यूनेस्को पे चर्चा करेंगे, ना कि विश्व दर्शन दिवस पर। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? सबसे पहला सवाल है कि बताइए यूनेस्को की स्थापना कब हुई। यूनेस्को की स्थापना दिवस क्या था? यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो यूनेस्को की स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 में। कब हुई? 16 नवंबर 1945 में। अब यूनेस्को का काम क्या है? जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको संरक्षित करना किसका काम है? यूनेस्को का काम है। उनको संरक्षित करना क्या है? यूनेस्को का काम है। ये वर्ल्ड हेरिटेज डे भी इसी के आधार पर मनाया जाता है। जितनी विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है उनको संरक्षित करने में, ज़्यादातर को उनको संरक्षित करने में इसका काम होता है। खैर, अब दूसरा सवाल आता है कि यूनेस्को का स्थापना दिवस तो 16 नवंबर 1945 था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। कहाँ है बच्चों? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और पेरिस कहाँ है बालकों लोगों? फ्रांस में। पेरिस कहाँ है बेटे? फ्रांस में। पेरिस है फ्रांस में। पेरिस कहाँ है बालकों? फ्रांस में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भैया इसके यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? सवाल आया कि बताइए यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है। तो यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे एजोले। आंद्रे एजोले। आंद्रे एजोले यूनेस्को के अध्यक्ष। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है बच्चों? आंद्रे एजोले हैं। क्लियर होगी बात? अब सवाल आता है कि भाई बताओ जो है इसमें सदस्य देश कितने हैं? क्या सदस्य कितने हैं? सदस्यों की संख्या इसमें 193 है। 193 सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है कि बताइए भैया इसमें भारत के कितने ऐतिहासिक धरोहर को शामिल किया गया है? कितने ऐतिहासिक धरोहर को शामिल किया गया? भारत की, विश्व की नहीं मैं बात कर रहा हूं। भारत की कितनी ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को ने अपने में समाहित किया है? तो उनकी संख्या 40 ऐतिहासिक स्थलों को क्या किया है? अपने में समाहित किया है, या धरोहर स्थल यूनेस्को की सूची में हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मेरे विचार से क्लियर होगी सब चीज़ें। कोई कमेंट, अगर कोई विषय रह गया हो तो कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग अपने आप को और थोड़ा सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। आइए, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करेंगे।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, नेक्स्ट वन कहता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। एक्चुअली में क्या है, मिर्गी एक ऐसा रोग है, सबसे यहाँ इतना मतलब दिवस कब मनाया जाता है इसको से ज़्यादा संबंध नहीं है। ये मिर्गी रोग है किससे, ठीक है नहीं, मिर्गी रोग किससे है, तो ये जो दिवस है ये तो मनाया जाता है 17 नवंबर को। मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये कौन किससे संबंधित रोग है मिर्गी, ये एक मस्तिष्क विकार है। कौन सा, मस्तिष्क विकार है, ये मस्तिष्क विकार है। एक्चुअली में बेटे होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उस समय उसको पानी के पास नहीं होना चाहिए, उसको अपनी सुध बुध नहीं पता होती, तो कई बार जो है वो पानी में डूबकर वो निकल ही नहीं पाता, उसी में जो है मर जाता है, उसको पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो मिर्गी जो रोग है एक कैसा है, मस्तिष्क विकार है मिर्गी रोग, ठीक है। और ये जागरूकता फैलाने के लिए, इस रोग के लिए की जागरूकता फैलाने के लिए 17 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। डियर स्टूडेंट, सवाल आता है, हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने जियो और एयरटेल को टक्कर देने हेतु किस कंपनी के साथ 26,821 करोड़ रुपए की डील की है। कहता है कि अब क्या करेगी, जियो और एयरटेल को टक्कर देगी, जियो और एयरटेल को टक्कर देगी कौन, अपनी BSNL। तो उसने एक कंपनी के साथ में क्या किया, डील किया है। वो कंपनी कौन सी है, कहता है इन्फोसिस, HCL, TCS, टाटा। तो आप ध्यान से इनको सबको पढ़ के देखेंगे, ये सारी की सारी कंपनियां क्या है, जो सॉफ्टवेयर निर्माता क्या है, सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हैं, वो सारी कंपनियां हैं। तो इसने जो डील किया है वो किसके साथ किया, TCS। और ये TCS कौन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसमें आप लोग बच्चे जानते होंगे ज्यादातर पेपर कौन ले रहा है आप लोगों के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लेती है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूं डियर बच्चे। अगला सवाल आता है, मूडीज ने 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है। जो आर्थिक दर है अर्थात GDP ग्रोथ, कौन सी, GDP ग्रोथ, GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो GDP ग्रोथ है वो नु कह रहा है घटाकर कितनी कर दी GDP। तो GDP की अनुमान घटाकर उसने क्या कहा, 5% कर दिया। कितना कर दिया कि भारत की जो वृद्धि दर होगी GDP की वो कितनी होगी, 5% के दर से होगी। कितने परसेंट के दर से होगी, 5% के दर से होगी। ये जो मूडीज है ये किस देश की कंपनी है, ये क्या है, ये रेटिंग निर्धारित करती है, ये इकोनॉमिक बेस्ड कंपनी है और जो किसी भी देश की GDP का आकलन करती है। किसका आकलन करती है, GDP का आकलन करती है। आर्थिक कह सकते हैं एक तरीके से, आर्थिक व्यवहार को जांचने वाली एक कंपनी है। तो इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कहाँ है भाई लोगों, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, अमेरिकन कंपनी है। तो आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित अनुमान लगाती है कि किस देश में किस गति से उसका विकास हो रहा है। तो भारत का जो आर्थिक गति है वो 5% की दर से आ रही है। क्लियर होगी बात। यहां अगर हम लोग बात करें भारत में कई सारी कंपनी है, सेबी भी इस काम को करती है, लेकिन भारत की जो मुख्य कंपनी है वो ICRA है, ICRA। ये इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, जो भारत की क्या करती है, आर्थिक वृद्धि दर का आकलन करती है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूं डियर। सवाल क्या कहता है, कहता है हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने। तो आप मेरे को बताइए, फ्रेंडशिप एम्बेसडर की बात हुई तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, पहले तो ये बताइए आप मेरे को। किससे, जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो से क्या है, जेवलिन थ्रो से संबंधित है, अर्थात भाला फेंक जो अपनी आम भाषा में है। इसने हाल ही में ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इसने नीरज चोपड़ा द्वारा। तो ये कह रहा है कि बताइए इसको फ्रेंडशिप एम्बेसडर किस देश के बन गए हैं। तो फ्रेंडशिप एम्बेसडर इसलिए बन गए हैं, ये अपनी छुट्टी व्यतीत करने के लिए कहाँ जाता था, स्विट्जरलैंड जाता था। कहाँ जाता था, स्विट्जरलैंड जाता था। तो स्विट्जरलैंड ने अपना क्या बना दिया, अपना मैत्री राजदूत बना दिया। इसको क्या बना दिया, मैत्री राजदूत बना दिया। किस देश ने बना दिया, स्विट्जरलैंड द्वारा बना दिया गया है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम लोग। यस डियर, आप ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लाया गया। आइए
कहता है हाल ही में किसने खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। खाद्य एवं कृषि, सबसे पहली बात तो सवाल है खाद्य एवं कृषि। संगठन का मुख्यालय, ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की बात कर रहा हूं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय भाई साहब रोम में। कहां है? रोम अर्थात इटली, इटली अर्थात रोम में। यह कहता है कि हाल ही में किसने खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी किया है। तो भाई इसको जो है रिपोर्ट जारी कर देगा खाद्य एवं कृषि संगठन ही तो जारी करेगा। कृषि से रिलेटेड रिपोर्ट है जो कौन जारी करेगा? खाद्य एवं कृषि संगठन जारी करेगा। अब इसका मुख्यालय मैंने कहां बताया भैया? रोम में। इस खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। अब मुद्दा आया इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है किसके? खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो डियर चू डोंग्यू, चू डोंग्यू इसके अध्यक्ष है। कौन है? चू डोंग्यू इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? खाद्य एवं कृषि संगठन के अध्यक्ष कौन है? चू डोंग्यू है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? 27 मामलों का अध्ययन करके और एक रिपोर्ट जारी की जो बता रही है कि भारत में विश्व में खाद्यान्न की स्थिति किस प्रकार की है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। डियर कहता है कि हाल ही में अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय रबर उद्योग, सवाल आपको दिखाई दे गया होगा। कहता है हाल ही में अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भैया इस सवाल का आंसर तो क्या आता है? रमेश केजरीवाल। किसको? रमेश केजरीवाल को किया गया। लेकिन यहां मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, इससे रिलेटेड बात जो एग्जाम में जनरली आती है। क्या आती है कि विश्व में सबसे अधिक रबर, प्राकृतिक रबर पैदा करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर पैदा करने वाला देश कौन सा होता है? वो होता है थाईलैंड। दूसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। तीसरे नंबर पे आता है मलेशिया। चौथे नंबर पे आपका आता है वियतनाम। और पांचवें नंबर पर आता कौन? भारत। ये तो मैंने बताई। भारत देख लेना भैया, थोड़ा सा आगे चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं यहां लिख देता हूं भारत। पांचवें नंबर पे कौन आता है? भारत। अब हम लोग बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक रबर पैदा करता है? तो भारत में सबसे अधिक रबर पैदा होती है केरल में। दूसरे नंबर में होती है तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे कहां होती है? तमिलनाडु। ये तो मैंने चीज बताई। आपसे पूछे बताइए किससे प्राप्त होता है रबर? किससे प्राप्त होता है? रबर होता है लेटेक्स से। रबर किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स। अब क्या होता है, रबर का जो पौधा होता है उसमें कट लगा दी जाते हैं, उसमें तो धीरे धीरे जो रिसाव होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। ठीक है नहीं, इससे रबर प्राप्त होती है। अब सवाल आया कि बताइए रबर का वल्कीकरण किसके साथ किया जाता है? वल्कनीकरण। रबर का वल्कनीकरण किसके साथ किया जाता है? कौन सा पदार्थ मिलाकर? इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। कितने पर? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो ताकि रबर को क्या किया जा सके? कठोर किया जा सके। जैसे लोहे का क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? जस्ते के माध्यम से किया जाता है। यहां चल रहा है वल्कनीकरण किसके माध्यम से किया जाता है? गंधक के द्वारा वल्कनीकरण किया जाता है। और जब इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो रबर क्या पैदा हो जाती है? कठोर होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। डियर अगला सवाल कहता है हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को किसने शुरू किया है? वंदे भारत ट्रेन को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? अपने राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। द्रौपदी मुर्मू नहीं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। अब यहां सवाल आता है कि वंदे भारत ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? तो मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर घंटा है। सवाल यह आता है
कि भारत की कौन सी 6 कंपनियां हैं जो उसको मिला रही हैं, बना रही। तो भारत की कौन सी सरकारी कंपनी है जो उसका निर्माण कर रही है? तो उसका नाम है BHEL। कौन सी? बेहल। बेहल कंपनी इसका निर्माण कर रही है, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर रही है। यह राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि भारत की ट्रेन जो पहले सबसे अधिक स्पीड से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन होती थी, उसका नाम था कौन सा? शताब्दी एक्सप्रेस। वो 120 किलोमीटर या 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी। अब जो नई ट्रेन आई उसका नाम आया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और लगभग 200 ट्रेन बनाने की तैयारी चल रही है। कितनी? 200 ट्रेन बनाई जाएंगी इस तरह की। अब तक 6 ट्रेन को हरी झंडी दी जा चुकी है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। डियर कहता है डिजी लॉकर एक किसकी एक प्रमुख पहल है? कहता है डिजी लॉकर किसकी एक प्रमुख पहल है? तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, डिजी लॉकर किसकी एक प्रमुख पहल है? हाँ तो डियर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, कहता है डिजी लॉकर जो है किसकी एक प्रमुख पहल है? तो बच्चा लोग डिजी लॉकर क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। जो आप जो हैं एक ऐप है। क्या है? एक ऐप है। आप उसको गवर्नमेंट का ऐप है वो। अगर उसमें आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से आधार कार्ड से जोड़ोगे, वस्तुएं जो जुड़ी हुई हैं वे सारी की सारी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। उनको वो वैलिड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है वो सारे के सारे उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। वो सारे के सारे वैलिड हैं। आपके पास अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं तो उनको भी आप लोग क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि बताइए डिजी लॉकर किसकी एक प्रमुख पहल है? तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई? अर्थात इसका मतलब यू है, ये नू पूछना चाह रहा है, नू बताना चाह रहा कि इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसको जो प्रारंभ किया गया बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। डियर बच्चे नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सुरक्षा बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? देखो बात ध्यान देना, क्या हो जाता है कि मूल अधिकार किस किस के कम किए जाते हैं? जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, उनके आपने देखा होगा सिपाही पे क्या करे, कोई डंडा वंडा मार देता है लेकिन वो प्रतिरोध नहीं करता, मतलब प्रतिरोध से उसको गोली नहीं चलाता, ठीक है नहीं, वो उसके मूल अधिकारों का क्या हो रहा है? वहां हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर इस प्रकार का वहां होने लगे तो वो गोली चलाकर सबको मार देगा, ठीक है नहीं। तो कहता है किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया? अनुच्छेद आपने एक सुना होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के बाद आता है अनुच्छेद 33, जिसमें क्या होता है? सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों को क्या कर लिया जाता है? हनन कर लिया जाता है। कैसे? आपने देखा होगा पुलिस में, ये जो यूपी पुलिस की अगर बात करूं, पुलिस में कहीं भी वो बनाने की संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। कोई यूनिटी संगठन नहीं बनाया जा सकता पुलिस में। आप ना मिलिट्री में कोई संगठन बनाया जा सकता, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 19 में 19 में क्या कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन उसका क्या कर लिया? हनन कर लिया जाता है कि सशस्त्र बल जैसा कर नहीं सकते, सशस्त्र बल संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, यस डियर क्या कहता है? नई दिल्ली में तीसरा मंत्री स्तरीय क्या कहता है? नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया। आज ये कहता है आतंकवादियों के लिए, टेरर के लिए, आतंकवाद के लिए कोई मनी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक जो है सिस्टम तैयार करना चाहिए। तो इसका जो आयोजन हो रहा है मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो ये 18 और 19 नवंबर के मध्य हुआ। तो इसमें मेरे पास ज्यादा कोई खास बात बताने के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चा अगला। यस कहता है कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटरमैन वेसल का निर्माण करेगी? कहता है जो पानी का जहाज तरीके से, एक तरीके से मैं बांटता हूं, कहता है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला, डीजल फ्यूल से नहीं या पेट्रोल फ्यूल से नहीं, किससे? हाइड्रोजन फ्यूल से एक जो है कटरमैन वेसल को तैयार करने वाली कंपनी है। कहता है इनमें से कौन सी कंपनी करेगी? तो सबसे पहली कंपनी लिखी है कोचीन शिपयार्ड। कौन सी लिखी है भैया? कोचीन शिपयार्ड।
आंसर तो मैं बताऊंगा कौन सा है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को समझना है कोचीन शिपयार्ड कहां है। कोचीन शिपयार्ड आप समझ रहे हो, कोचीन किस राज्य में? केरल में। तो कोचीन शिपयार्ड केरल में है, आपके याद होना चाहिए। वो डायरेक्ट सवाल पूछेगा, बताइए कोचीन शिपयार्ड कहां है, तो केरल में है। क्लियर। उसके बाद में लिखा है आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड या मंझगांव, बी कौन सा लिखा है? मंझगांव, मंझगांव शिपयार्ड। तो मंझगांव शिपयार्ड की लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तीसरा क्या लिखा है भाई लोगों? हिंदुस्तान शिपयार्ड, सी। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां स्थित है? तो इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है। बताओ बच्चों कहां है? हिंदुस्तान शिपयार्ड है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद में चौथा आता है भैया, कौन सा? गार्डन रीच शिपयार्ड। अब बात आती है, बताइए गार्डन रीच शिपयार्ड कहां है? तो यह है कलकत्ता में। गार्डन शिपयार्ड रीच शिपयार्ड कहां बेटे? कलकत्ता। कलकत्ता तो आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल में। अब कहता है कि बताइए भारत में कुल कितने शिपयार्ड हैं? तो भारत में कुल शिपयार्डों की संख्या 6 है। भारत में कुल कितने शिपयार्ड हैं? 6, जिनको प्राइवेट और गवर्नमेंट सबको मिला के 4 मैंने बता दिए, 2 आप लोगों को सर्च करने चाहिए। 4 मैं आप लोगों को बता चुका, 2 आप लोगों को क्या कर लेने चाहिए? सर्च कर लेने चाहिए। अब एक सवाल आया निकल के आज ही, सवाल है कि बताइए भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? नेशनल वाटरवे। कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? जलमार्गों की संख्या बताओ कितनी है? फटाफट बताएंगे कोई कोई बच्चा। जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या भाई साहब 111 है। कितने हैं? 111 जलमार्गों की संख्या है। कितनी टोटल? 111। क्लियर होगी बात बेटे? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2025-26 तक राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है? राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है। कहता है नुकेरा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने? जैव ऊर्जा जी। उस सवाल का आंसर था पहला, उससे पहला जो सवाल पढ़ा दूसरे नंबर का सवाल था कोचीन शिपयार्ड में। कहां? कोचीन शिपयार्ड को उसका मिला है। क्लियर होगी बात बेटे? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया बेटे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 2025-26 तक राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है? इसका उद्देश्य क्या है? बायो एनर्जी है उसके उपयोग को बढ़ाना। ठीक। दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा, ध्यान से पढ़ना। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। मंत्रालय ने इसका आप लोगों को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। किसके द्वारा चलाई जा रही है? राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम। किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? वो चलाया जा रहा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। यहां मैं आप लोगों से पूछता हूं कि नवीकरणीय ऊर्जाएं कौन सी होती है? नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? सवाल ये आया कि नवीकरणीय ऊर्जाओं में आप लोग किस किस को रखोगे? ठीक। वे ऊर्जा जिनका पुनरुत्पादन हो सकता हो, वह ऊर्जा जिनका पुनरुत्पादन हो सकता हो या समाप्त न होने वाली हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। या बिल्कुल एक तो क्या नहीं फैलाएगी? प्रदूषण नहीं फैलाएगी और कभी ना समाप्त होने वाली है। भूतापीय ऊर्जा। भूताप, भूमि के अंदर टेम्परेचर बहुत जबरदस्त है तो उसको बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा। तीसरा पवन ऊर्जा। कौन सी? पवन ऊर्जा। ये सब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, संसाधन है। तो इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। कई बार पूछेगा बताइए निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? तो आप बताओगे सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है।
क्लियर होगी बात बेटे। यहां आप लोग एक चीज को और लोग जोड़ सकते हैं, जैव ईंधन। जैव ईंधन मतलब क्या, जो बायोगैस होती है, कौन सी होती है, बायोगैस होती है, जिसका पुनरुत्पादन किया जाता है। गोबर गैस प्लांट सुने हैं ना, तो उसकी बात यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है, हाल ही में युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, इनको कब प्रदान किया जाएगा, इनको कब प्रदान किया जाएगा? तो इनको प्रदान किया जा रहा है 30 नवंबर को। इनको कब प्रदान किया जा रहा है भैया? 30 नवंबर को प्रदान किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक बात थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यह सवाल था क्या कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, ये कब प्रदान किए जाएंगे? 30 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे। ठीक, ये यहां एक सवाल मैं पूछता, इसको देता कौन है भैया? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी इसको प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है खेलों में, उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आप मुझे बताओ, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अब इसका एक जो नाम बदल दिया, वो क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया है। अब ये पूछता है भैया, ये किसको दिया गया, ये किसको प्रदान किया गया? तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है शरत कमल। टेबल टेनिस की खिलाड़ी है शरत कमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला सवाल कहता, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता? तो मेरे विचार से सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज के खेल में, तो सबको मालूम होगा किसने जीता। इंग्लैंड ने जीता। किसको हराकर जीता? पाकिस्तान को हराकर जीता, इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। यस डियर बच्चे, सवाल आया, हाल ही में आईएमएफ ने बांग्लादेश को कितने अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया? मेरे लिए ज्यादा विशेष बात नहीं है कितने अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया, ना एग्जाम में आने वाला। 4.5 अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब किससे? आईएमएफ से। किससे है? आईएमएफ से। आईएमएफ की स्थापना कौन बच्चा बताएगा? स्थापना कब हुई? ये धीरे धीरे करके जब मैं बार बार इनके विषय में आपको बताऊंगा तो ये लर्न होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। आपसे कई बार पूछेगा कि बताइए इसकी स्थापना किस सम्मेलन में हुई? तो एक सम्मेलन का था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन में तो एक ही मात्रा हटा दो तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हो जाएगा। यानी कि इसकी स्थापना किस सम्मेलन में हुई, ऐसे पूछेगा वो आपसे। तो इसका है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आईएमएफ की। अब जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के समय सदस्य कितने थे? आजकल ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन ये कि संस्थापक सदस्य बताओ कितने थे। तो स्थापना के यानी कि संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य, तो जब स्थापना हुई उस समय इसमें लोग थे 29। भारत इसका सदस्य कब बना? भारत सदस्य इसका बना, तो भारत संस्थापक सदस्यों में से ही एक था। भारत संस्थापक सदस्यों में से ही एक होता था। क्लियर होगी बात? अब वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 190। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 190 देश हैं। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा क्या है? एसडीआर। एसडीआर, एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आरोहण मुद्रा। विशेष आरोहण मुद्रा, स्पेशल ड्राइंग राइट अर्थात विशेष आरोहण मुद्रा। क्लियर होगी बच्चे बात? विशेष आरोहण मुद्रा या स्पेशल ड्राइंग राइट के नाम से जाना जाता है इसको। और इसका अन्य नाम क्या है? उपनाम। इसका अन्य नाम है पत्र स्वर्ण, स्वर्ण पत्र। स्वर्ण पत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर होगी बात बेटे? पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, नेक्स्ट वन सवाल आता है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता? मिटा दो उसको, रिमूव कर दें बेटा।
यस बेटे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ ही गया होगा, दिखाई दे रहा होगा, तब तक आप लोग कमेंट करिए क्या सवाल का आंसर क्या है। कहता है किसने जीता, तो भैया इसको आंसर, इसका जो विजेता रहा वो कौन रहा, केरल रहा। कौन रहा, केरल रहा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी नंबर 18। क्या कहता है भैया, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है, तो हाल ही में किसको हटा दिया गया, भारत को हटा दिया गया है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल डियर, ज्यादा कोई विशेष बात नहीं थी। अगला सवाल कहता है हाल ही में किस बैंक ने खुशियों का त्योहार पहल लॉन्च की है। मोस्ट, मतलब ये टैगलाइन होती है, खुशियों का त्योहार पहल लॉन्च की है, किस बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। इस सवाल का आंसर क्या आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है कोप, COP, कोप, कोप सबसे, कोप 27। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोप 20, कोप क्या है, COP कोप है क्या। ठीक, आपको इस बात के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि कोप है क्या। तो कोप भैया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। कौन सा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, नोट कर लेना। इसका कोप का सम्मेलन जो पहला हुआ था वो पेरिस में हुआ था। कहां हुआ था, पेरिस। और जिसको पेरिस समझौते के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से भी जाना जाता है, समझौता। और ये किस पर्पज से होता है, जलवायु परिवर्तन को लेकर, जो कार्बन की मात्रा बढ़ रही है जलवायु में, उसकी मात्रा कम करना। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि जीरो कार्बन, जो कार्बन की कंजप्शन है, खपत है या उत्सर्जन हो रहा है, उसको कहां तक लाना, जीरो तक लाना। जीरो, कार्बन की मात्रा जीरो। कार्बन की मात्रा कितनी लाना, जीरो। आप बताइए विश्व का इस कन्वेंशन से कौन हट गया, इस संधि से कौन हट गया, अमेरिका इस संधि से बाहर निकल गया। इस संधि से अमेरिका क्या हो गया, बाहर निकल गया। पूछेगा आपसे पेरिस समझौते से कौन सा देश बाहर निकल गया, तो पेरिस समझौते से कौन सा देश निकल गया बेटे, अमेरिका बाहर निकल गया। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए विश्व का कौन सा देश सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है, तो भारत जैसा देश नहीं करेगा। हालांकि भारत की भी कुछ पोजीशन जा रही है, बट भारत जैसे देश, जो विकासशील देश है, उनमें इतनी कार्बन उत्सर्जन नहीं होती है। जो विकसित देश है उनमें सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो यूएसए सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, और उसके दूसरे नंबर पे आ जाता है चीन। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, चीन आ जाता है। तो यूएसए सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है। डियर चाइल्ड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं क्या हम लोगों को चेंज करना चाहिए, किस चीज पे हम लोगों को वर्क करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।